हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ लिखा हुआ है पीईटी, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया गया है कि अब यूपी गवर्नमेंट के जितने भी क्लास, स्पेशली क्लास सी की वैकेंसी है, वो सभी वैकेंसीज के लिए एक कॉमन प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, पीईटी होगा। ठीक है। आयोग के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन 25 मई को जारी किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपको किसी भी स्थिति में अपना जो फॉर्म है इस पीईटी का, वो 21 जून के पहले पहले फिल कर लेना है। 21 जून क्योंकि लास्ट डेट है, तो मैं ये बोलूँगा कि 21 जून 2021 के पहले पहले सभी कैंडिडेट्स को फिल कर लेना है। और इस वैकेंसी की अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि वैकेंसी तो इसके आधार पर आप क्लियर करोगे, जो ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होने वाली है, ठीक है, इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति के तो 25 मई को जारी की गई थी, लेकिन 8 जून 2021 को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और जिसमें इसके विषय में कुछ और चीज़ों को क्लियर किया गया जो बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि भाई ये एग्ज़ाम्स के अगर ये एग्ज़ाम देखा जाए तो ये एग्ज़ाम कौन सी वैकेंसीज़ के लिए होगा, कौन से परीक्षाओं के लिए होगा। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यूपी ट्रिपल एससी ने ये क्लियर किया है कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारे पहले होने वाली परीक्षाओं को, जो अलग अलग परीक्षाएं होती थी, उनको कवर करेगा। जैसे उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, इसी के ऑब्लिक में ग्राम पंचायत अधिकारी भी है, ठीक है। जो विलेज पंचायत ऑफिसर होता है वो भी इसी के अंतर्गत है, तो वीडियो के साथ ग्राम विकास अधिकारी, ठीक। और इसके साथ साथ अब जूनियर असिस्टेंट, जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग हैं उनमें जो क्लर्क या कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी होती है वो इसके द्वारा फिल की जाएगी। प्रमुख रूप से ये मैं वो वैकेंसी बता रहा हूं जो सभी के लिए है। लेखपाल की वैकेंसी भी इसी के अंतर्गत रहेगी, ठीक है, इसी के द्वारा। और इसके द्वारा कुछ स्पेशल वैकेंसी है, जैसे स्टेनोग्राफर की है, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, ठीक है, आबकारी सिपाही की है, ठीक, सहायक लेखाकार की है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होती हैं, क्योंकि ये सभी जो चाहे जिस स्ट्रीम से स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी हो, ये सभी के लिए है। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के आधार पर है। तो अभी तक इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्री होता था। वीडियो का प्री अलग होता था, जूनियर असिस्टेंट का प्री अलग होता था, लेखपाल का प्री अलग होता था, गन्ना पर्यवेक्षक का प्री अलग होता था, ठीक है। या फिर जो है शॉर्ट हैंड के लिए, जो है जो शॉर्ट हैंड के आधार पर जो मांगा जाता है, तो उसके लिए प्री अलग होता था, ठीक है। या सहायक लेखाकार का प्री अलग होता था। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रीलिम्स एग्जाम होते थे, उनकी जगह पर एक एग्जाम कर दिया गया, पीईटी, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब सभी परीक्षाओं के लिए एक प्री एग्जाम होगा, और उसके लिए जो फॉर्म भरना है आपको 21 जून के पहले पहले भर देना है। और ये फॉर्म जो है, मैं ये कहूँगा कि ये फॉर्म सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो सिविल के कैंडिडेट हों, चाहे वो एसएससी के कैंडिडेट्स हों, सभी कैंडिडेट्स को ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको आपका जो एक गेटवे है यूपी के अदर एग्जाम्स का,
जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा है वो गेटवे आपका ओपन होगा। और ये जो पीईटी का एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको आप जब क्वालिफाई करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट 1 साल तक 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, 1 साल तक वैलिड रहेगा। जो फिलहाल व्यवस्था है कि अगर कोई भी कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई कर लेता है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा 1 ईयर वैलिड होगा। गवर्नमेंट का ये प्लान है, या कहें यूपी SSSC का ये प्लान है कि वर्ष में 2 बार यूपी का ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का कराया जाए, ठीक है। पीईटी जो है 2 बार कराया जाए, एक जून में एक दिसंबर में, ऐसा प्लान है। तो इस बार जून वाला लेट हो जाएगा, वो अगस्त सितंबर मान के चलो आप ये एग्ज़ाम, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर अगला एग्ज़ाम जो है जब शेड्यूल रहेगा। तो फिलहाल अभी आपको ये फॉर्म अगर भर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आप जो है वो एग्ज़ाम जो प्रक्रिया है वो देंगे। नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40, ये सब चीज़ें अब आपको देखनी है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। स्पेशली आज इस पर जो डिस्कस मुझे करना है वो सिलेबस पर डिस्कस करना है, ठीक है। इसके सिलेबस पर डिस्कस करना है और उस सिलेबस का पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। इस सिलेबस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए तैयार किया है, और जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैंडिडेट्स जो है पीईटी को क्वालिफाई करेंगे वो फिर अगले, जैसे वीडियो का मेंस एग्ज़ाम अलग होगा, जूनियर असिस्टेंट का मेंस एग्ज़ाम अलग होगा, ठीक है। तो अब उसके आधार पर वो अलग अलग एग्ज़ाम का, लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम अलग होगा, ठीक। तो ये अलग अलग मेंस देंगे, यानी आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर वीडियो का मेंस दोगे, ठीक है, या जूनियर असिस्टेंट का मेंस दोगे, लेखपाल का मेंस दोगे, या यूपी के जो भी अदर वैकेंसीज होंगी उनका आप मेंस दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, पहली बात तो प्री क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होगा, 100 मार्क्स में क्या होगा, वो सब आगे चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो प्री आप जब क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद जो है उसके बेसिस पर आपको जो है इन मेंस को देना होगा, ठीक। कुछ कैंडिडेट्स जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर प्री का मार्क्स क्या जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये अभी जो परीक्षा की व्यवस्था दिख रही है वो क्वालिफाइंग नेचर का दिख रहा है, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके मार्क्स को जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब कोई भी एग्ज़ाम दोगे, 100 मार्क्स का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपका उद्देश्य केवल क्या क्वालिफाई करना होगा? भाई सीधी सी बात है कि आपको एक तो क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई 60% पे है, 50% पे है, 70% पे है, जो भी होगा उस पर आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा विद रैंक क्वालिफाई करना है। अगर आप ये प्लान करके चलोगे कि हम एक अच्छी रैंक के साथ, अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करेंगे, तो उतने ही आप सेफ जोन में होगे, ठीक है। तो ये अगर सोच लीजिए आप कि नहीं हमें तो बस क्वालिफाई करना है, तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, भाई सीधी सी बात है, अगर आप ये सोच के तैयारी करोगे कि हम इस एग्ज़ाम को जो है अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करेंगे, चाहे क्वालिफाइंग हो या ना हो, इसका मार्क्स मेंस में जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस रणनीति से काम करोगे तो मार्क्स जोड़ा जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं जोड़ा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उससे मेंस का सिलेबस बहुत अलग नहीं होगा, ठीक है। ये मत सोचो कि प्रीलिम्स में हम कुछ अलग पढ़ेंगे, मेंस में कुछ अलग पढ़ेंगे। जो प्रीलिम्स में आप अच्छे से तैयारी कर लोगे वो मेंस में भी काम आएगा, तो इसलिए अच्छी तैयारी के साथ आप इसको करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पीईटी के सिलेबस को लेकर, ठीक है। आज मेरा ये स्पेशली जो है इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपके सिलेबस डिस्कशन था। तो पीईटी के सिलेबस की अगर बात करें तो पीईटी जो है वो 100 मार्क्स का है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी,
ठीक है, 100 मार्क्स का है ये। पहली बात तो ये 100 मार्क्स का है ये। मैंने डिटेल बनाई हुई है, मैं अभी आपको वो सारी डिटेल्स मैं दिखाऊंगा। तो ये 3 सेक्शन में मुख्य रूप से, सॉरी 3 सेक्शन में कह रहा हूँ, 5 सेक्शन में मुख्य रूप से बटा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन जो है यहाँ पर, सबसे पहला सेक्शन जो है वो जीएस का है, जनरल स्टडी जीएस का सेक्शन है। दूसरा सेक्शन मैथ्स का है। तीसरा सेक्शन रीजनिंग का है, रीजनिंग का है। इसको चौथा मान लेते हैं। चौथा सेक्शन हिंदी का है, हिंदी का है। और ये आपका 5वां मान लेते हैं इंग्लिश का है। ठीक, इस बार यूपी के एग्जाम में पहली बार इंग्लिश को ऐड किया गया है। तो जीएस जो आएगा आपका वो 50 मार्क्स का आएगा। कैसे 50 मार्क्स का होगा, अभी हम उस पर भी आते हैं। मैथ्स 25 मार्क्स का होगा, 25 नंबर का होगा। रीजनिंग 5 नंबर का होगा। हिंदी आपका 15 नंबर का होगा। और इंग्लिश आपका जो है वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं आपको अभी। आप बिल्कुल, आप में से कुछ लोगों को अगर किसी भी चीज़ पे कंफ्यूजन है तो आप परेशान नहीं होइए, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे बात आपकी। देखिए, अब जीएस कैसे 50 नंबर का है, इसमें हम देखें तो जीएस में जो है 50 नंबर में क्या क्या है, मैं ये बता रहा हूं आपको। जीएस के अंतर्गत 50 मार्क्स में सबसे पहले हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी, देन पॉलिटी, पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद साइंस, साइंस है। ठीक, तो अब आप देखिए, हिस्ट्री 5 नंबर का, सॉरी 10 नंबर का, हिस्ट्री 10 नंबर का क्यों है मैं ये भी बता रहा हूं आपको। हिस्ट्री के 2 यूनिट है। एक हिस्ट्री है जिसमें एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री का उन्होंने अलग से सेक्शन बना दिया है, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन भी हिस्ट्री का ही हिस्सा है। तो ये 10 नंबर का है। हिस्ट्री जो है आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी 5 नंबर का, लेकिन 2 सेक्शन है, इसलिए ये 10 नंबर का हो गया। अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूं उसको। जियोग्राफी जो है वो 5 नंबर का है, इकोनॉमी 5 नंबर का है, पॉलिटी 5 नंबर का है, और साइंस 5 नंबर का है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपका जो है, जो ये आपका 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 नंबर का आपका ट्रेडिशनल जीएस दिख रहा है। ठीक है, इस 50 मार्क्स के अंतर्गत। ठीक, तो ये आपका 30 नंबर का ये हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ अब प्लस जीएस में और क्या है, 2 चीजें और हैं इसके साथ। पहला करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स 10 नंबर का है, और दूसरा जो है मिसलेनियस, जिसको हम मिसलेनियस जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं, विविध सामान्य ज्ञान, ये भी 10 नंबर का है। ठीक, तो 30, 10 40 और 10 50, ये आपके 50 नंबर का जो है हिसाब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इसके अंतर्गत है। ठीक, तो 50 मार्क्स का आपका जीएस है। इसका मतलब जनरल स्टडी का पीईटी के एग्जाम में एक बड़ा रोल है। ठीक है, अब लेकिन जनरल स्टडी आप जानते हैं कि अब हिस्ट्री 5, हिस्ट्री में 10 बहुत बड़ा एरिया है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी मतलब अब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ आ गया। ठीक है, अभी हम लोग सिलेबस पे भी बात करेंगे। इकोनॉमी में 5 क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर ये देखा जाए तो एक समुद्र है जिसमें से आपको ये 50 क्वेश्चन आएंगे, और जहां से आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। लेकिन अब आप अगर देखिए, यहां पर सबसे सॉलिड एरिया 30 क्वेश्चन का आपको मिल रहा है, मैथ्स और रीजनिंग का। जो 30 क्वेश्चन मैंने कहा जीएस में आपको कर पाओगे, कितना कर पाओगे आप, 30-35। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का जो ये एरिया मिल रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 25 मैथ कहाँ है, मैथ भी तो 5 नंबर की है।
बेटा मैथ भी 5 नंबर की है, 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर की मैथ्स है, लेकिन सिलेबस के पॉइंट नंबर 13 और 14 में क्लियर कर दिया गया है कि दो टेबल और 2 सर्कल, यानी जो है 10 क्वेश्चन, एक टेबल पे 5 क्वेश्चन और एक टेबल पे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ से या टेबल से आएंगे। तो 10 क्वेश्चन जो ग्राफ और टेबल से आएंगे, वो ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन कहाँ के हैं? वो मैथ्स और रीजनिंग के ही हो सकते हैं, और मैक्सिमम चांसेस किसके हैं? मैथ्स के वो क्वेश्चन, क्योंकि और एक चीज और है, जिसकी मैथ्स अच्छी होगी उसकी रीजनिंग अच्छी होगी। तो निश्चित सी बात है 30 नंबर का आपका ये एरिया हो गया। हिंदी में 5 नंबर का ग्रामर है, जैसे इंग्लिश में 5 नंबर का ग्रामर है। 10 नंबर का हिंदी जो है 10 क्वेश्चन, वो पैसेज के आधार पर है, यानी बहुत बड़ा रोल हिंदी का अब इसमें नहीं रह गया है, वो एक सामान्य सी बात है, सामान्य तरीके से है। अब यहां पर आपको 5 क्वेश्चन जो है ये सॉलिड मार्क्स का हिंदी में ग्रामर का, और 5 क्वेश्चन इंग्लिश में मिल रहा है ग्रामर का, जिसमें आपने जितना सही कर लिया वो आपका स्कोर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 नंबर बच्चों यहाँ पर, और जो आपका 10 नंबर का ये भी पैसेज के आधार पर क्वेश्चन होगा, जो आप अपठित गद्यांश के रूप में कहते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली चीज किसी भी एग्जाम को, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है ये 20 फरवरी को आ गया था, और मैंने इसके बारे में क्लासेस में बताया था। कई बार कुछ लोग जो है वो तमाम तरह की आपको, आप देखिए यूट्यूब पे और तमाम ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें जो जिस सब्जेक्ट का होगा वो उसको जो है सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि ये पढ़ लिया तो पीईटी क्वालिफाई हो जाएगा, पीईटी बूस्टर निकाल दिया है, हिस्ट्री बूस्टर, ज्योग्राफी बूस्टर, रीजनिंग बूस्टर, मैथ बूस्टर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में मत पढ़िए, ऐसी चीज़ों से आप अलर्ट रहिए बच्चों, क्योंकि ये ध्यान रखना है आप रेगुलर जो स्टडी करते हो बस उसी के अंतर्गत आपको ये सब करना है, कुछ आपको अलग से नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको रेगुलर जो आप जीएस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, ये तीनों एरिया मिलाकर आपका कितना हो गया? 100 में 80 नंबर हो गया। 80 मार्क्स में जो बहुत अच्छा नहीं कर पा 5, और इंग्लिश एसएससी के कैंडिडेट्स इंग्लिश रेगुलर पढ़ते हैं, 85 नंबर हो गया, ठीक है। हिंदी में श्योर सी बात है, बहुत सारे एग्जाम सिविल के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सीसैट में, मैं उनको हमेशा कहता रहता हूँ मैथ्स रीजनिंग पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप 80 नंबर की फाइट में हो, तो अगर आप 80 नंबर की फाइट में हो तो श्योर सी बात है कि आप क्वालिफाई करोगे, हिंदी इंग्लिश में आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों इसमें मैंने जो वर्कआउट किया है मैं उस पर आ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ मैंने जो जो वर्कआउट किया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका मैं पीडीएफ भी आपको भेजूंगा। ये जो नोटिफिकेशन में है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो इंटरमीडिएट लेवल, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन आगे ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम वाइज क्वालिफिकेशन डिमांड की जाएगी। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल सिलेबस अभी आपको मैंने बताया कि 10 नंबर का हिस्ट्री होगा, हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं 5 नंबर का है, तो ये देखिए आप सिलेबस के अंतर्गत आप देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें ये क्लियर हो गया कि हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं और ये दोनों मिलाकर 10 हैं, और इन्हीं के 10 के ये 5 और ये 5, ठीक। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ज्योग्राफी 5, इकोनॉमी 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी 5, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब रहेगा, बायोलॉजी रहेगा 5 नंबर, मैथमेटिक्स 5। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 मैंने बताया है, तो अब यहाँ पे भी मैं आपको इसी के अंतर्गत क्लियर कर दे रहा हूँ कि 5 यहाँ है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ,
ग्राफ एनालिसिस की बात अगर करिए या टेबल एनालिसिस की, तो आप ये देखिए 10 क्वेश्चन 10 नंबर, तो ये हो गया 20। ठीक, तो 20 ये हो गया, और ऊपर जो है जो मैंने आपसे कहा, ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो है 5 नंबर ये हो गया, तो 25 नंबर इस तरह से हुआ मैथ्स का। ठीक है, हिंदी के 5 नंबर, अब आपने कहा 15 नंबर, 15 नंबर ये नीचे सिलेबस में दिया अनसीन हिंदी पैसेज, ठीक है, तो 10 नंबर ये हो गया, यानी ये क्वेश्चन जो 5 नंबर के होंगे ग्रामर के होंगे। इंग्लिश 5 नंबर का जो ग्रामर का होगा। लॉजिक एंड रीजनिंग 5 नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर, जो 10-10 नंबर ये हो गए, ये जीएस का पार्ट है। ठीक है, अब इस सिलेबस जो आपका जो सिलेबस है जो डिटेल दिया गया है, मैंने उसको भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए तैयार किया है। वॉइस टाइपिंग का प्रयोग करके किया है, तो हो सकता है कि कहीं पे कोई मात्रा की गलती हो जाए, लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा और इसको आप देखिएगा। इंडियन हिस्ट्री बच्चों आप देखिए, जो आपका 10 नंबर का ये सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि नेशनल मूवमेंट 10 नंबर का अलग है। आप देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल, वैदिक उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस पर, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतलत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा। ठीक है, ये, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने इसी में शामिल मान लिया, जो मॉडर्न का पार्ट है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो जो आपका पहला टॉपिक है 10 नंबर का, इसमें जो है अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक स्पेशली जो है आपका ये एंशिएंट सेक्शन है, और उसके बाद फिर अगर आप देखिए तो राजपूत पीरियड से लेकर और मराठा तक ये आपका मेडिवल सेक्शन है, और ये आपका 2 सेक्शन जो है इन्होंने यहाँ पर मॉडर्न इंडिया का जोड़ा है। ठीक है, ये मेडिवल का है, ये मॉडर्न का जोड़ा है। ठीक, और उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को, ये 10 नंबर का जो एरिया आपको फिर से ये इन्होंने दे दिया नेशनल मूवमेंट के नाम से, ये भी मॉडर्न का है, तो मॉडर्न का एरिया आपका ये मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछे कि हिस्ट्री में सर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस 10 नंबर का ये हो गया, और कम से कम 2 नंबर तो ये हो ही गए आपके 2 क्वेश्चन। तो ये मान के चलो कि हिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 12 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से होंगे, 12 क्वेश्चंस जो है आपके मॉडर्न इंडिया से या नेशनल मूवमेंट वाले एरिया से होंगे, और 4 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है एंशिएंट से होंगे, और 4 क्वेश्चन मेडिवल से होंगे। ठीक है, अब इसी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है कि पहले मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट को अच्छे से तैयार कर लेना है, और फिर उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल का पार्ट जो है आपको तैयार करना है, अगर हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें। अब बच्चों हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस पे आते हैं। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आप देखिए, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की बात की गई है, इंडिया एंड वर्ल्ड, और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स लिए गए हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने दे दिया है आपको, कि रिवर्स एंड वैली, नदियां और नदी घाटियां, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, भूजल संसाधन, माउंटेन एंड ग्लेशियर्स, डेजर्ट एंड ड्राई एरिया, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज, ये सब मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको, अभी मैं इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो ये जो है अगर आप देखिए तो स्पेशली जो है ये आपसे ये मान के चलो कि यहाँ पर लिखा जरूर है इंडिया एंड वर्ल्ड,
लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपसे इंडिया से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा और गुंजाइश नहीं है। ठीक, इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में आपको कुछ एक आध क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज के समय में क्लाइमेट और वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है। और टाइम जोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, पॉपुलेशन चेंज एंड माइग्रेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगले सिलेबस पर, इकोनॉमी। इकोनॉमी आप जैसा कि जानते हैं 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से आने हैं। सबसे पहले बच्चों आप देखिए, इकोनॉमी में इन्होंने बिल्कुल निर्धारित कर दिया है, बहुत अच्छे चैप्टर्स लिए हैं। और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसको भी आपको ध्यान रखना है कि 1947 से लेकर 1991 तक जो हमारी 5 ईयर प्लान्स रही हैं, हमारी इकोनॉमी का जो नेचर रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, इसके बाद जो मिल्क डेवलपमेंट या ऑपरेशन फ्लड है, इसके बारे में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, मतलब कुछ टॉपिक्स को उन्होंने स्पेशलाइज कर दिया है, इस पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसके अलावा 1991 के बाद का उन्होंने भी लिया है, 1991 से लेकर और 2014 के बाद के आर्थिक सुधार भी, यानी 2021 तक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको उन्होंने ले लिया है। और इसमें विशेष रूप से एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, ठीक, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और जीएसटी, इसको उन्होंने कोड किया है। इसका मतलब इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम लोग बच्चों अगले सिलेबस पे आते हैं। अगला सिलेबस आपकी संविधान से संबंधित है, और जिसमें संविधान और लोक प्रशासन दोनों दिया गया है। लेकिन लोक प्रशासन जैसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। संविधान में बहुत बेसिक चैप्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री प्रणाली या संसदीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अभी जस्ट हम लोगों ने इसमें से कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जुडिशियल स्ट्रक्चर, कल मैंने इसका सिविल में नोट्स भी भेजा था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो आप देखिए, संविधान के लगभग 20-21 चैप्टर्स में बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स को शामिल किया गया है, ठीक है, बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स को शामिल किया गया है। तो पहले क्या करना है, ये ऐसा नहीं कि और चैप्टर को छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनका यूपी का भरोसा नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी का, कि यहीं से पूछेंगे, हो सकता है आपसे कुछ अलग पूछ लें, लेकिन आपको इन चैप्टर्स में अगर ये ध्यान रखना है कि इन चैप्टर्स से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ना हो। संविधान की विशेषता, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए। और अभी मैं कह रहा था लोक प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखिए, लोक प्रशासन से दो शामिल किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एक लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज हमारा संविधान का ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा आपको स्टडी करनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू का स्ट्रक्चर हो, चाहे पुलिस का स्ट्रक्चर हो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उस पर हम लोग, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, इनकी हायरार्की क्या होती है, ठीक है, इनकी हायरार्की, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। सेम ऐसे ही पुलिस सिस्टम में, तो ऐसी चीज़ों के बारे में भी आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अगला सिलेबस है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों इन्होंने लिख दिया प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, एलिमेंट्री केमिस्ट्री, एलिमेंट्री बायोलॉजी। तो अब देखिए, एलिमेंट्री का मतलब हो गया कि जो भी 8, 9 तक, 10 तक बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तक की चीज़ों को, यहाँ कॉम्पिटिटिव वे में आपको ये ध्यान रखना है, मैं बार बार हर एक एग्ज़ाम के लिए बोलता हूँ
कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन और फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और इसमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और एसएससी के एग्ज़ाम्स में, सिविल के एग्ज़ाम में पूछे गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज की संभावना नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं, आप देखिए कि आपके मैथ्स टीचर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आप देखिए जो 5 नंबर का मैथ्स का एरिया है, ये 5 नंबर वाला एरिया है। 5 नंबर की जो मैथ्स आनी है उसमें आपका नंबर सिस्टम का होल नंबर, ठीक है, डिफरेंट, डेसिमल, परसेंटेज, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर और एवरेज, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं, तो पर टॉपिक एक क्वेश्चन भी नहीं पड़ रहा है। अब आप हो सकता है कि आप इसमें से तैयार करके जाओगे और आप कहोगे अरे परसेंटेज से तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, डेसिमल से तो कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए कि ऐसी स्थितियां तो सभी विषयों में आनी है। ठीक है, अब ये है कि ये आप सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए तैयार करते हो, मेंस में भी आपको इसका सामना करना होगा, तो ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हिंदी का वो सिलेबस है जिसमें 5 नंबर की हिंदी कही गई है। ये 5 नंबर की हिंदी का सिलेबस है, अब आप सोच लो। ठीक है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां, ये सब 5 नंबर, राइटर, ठीक, लेखक और रचनाओं की जो बात की जाती है तो ये सब 5 नंबर में है। ठीक है, ये आप देख के हिंदी का सिलेबस आपको लग रहा होगा कि ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें ग्रामेटिकल भी हैं, जैसे संधि हो गया, ठीक है, या लिंग हो गया, ठीक, जेंडर की बात की जाए, कॉमन एरर जो ये टॉपिक हो गया, ठीक, ऐसा ग्रामर का क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ पर अगर विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, तो ये सब आपको रटना है। ठीक है, इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में डायरेक्टली इन्होंने कहा है कि हम 2 एरिया से क्वेश्चन पूछेंगे, एक इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरा अनसीन पैसेज से क्वेश्चन, यानी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन इससे या 2 क्वेश्चन इससे, दोनों में जो भी ऐसा उन्होंने प्लान किया। ठीक है, अब इस पर उन्होंने क्वेश्चन एरिया नहीं डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि लॉजिक और रीजनिंग की बात की गई है। ठीक है, लॉजिक और रीजनिंग में इन्होंने चैप्टर्स क्लियर कर दिया है कि हम 5, ये भी 5 नंबर का एरिया है, तो 5 नंबर का हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फिर बात आती है, मैंने आपसे कहा था कि हिंदी में 15 नंबर के आएंगे। अब आप देखिए ये क्लियर लिख दिया गया है, 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 10 नंबर का ये हो गया, 10 मार्क्स का। सेम ऐसे ही अब मैथ्स, मैंने बोला था आपसे, ये सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो मैथ्स जो है वो ये देखिए आप 20 नंबर की मैथ्स का एरिया ये है। ठीक है, 20 नंबर की मैथ्स का एरिया ये है, जिसमें आप देखिए 5 प्रश्न, 2 ग्राफ, इसका मतलब 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर, 10 मार्क्स। सेम ऐसे टेबल एनालिसिस, ठीक है, 2 तालिकाएं, 5, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। ठीक है, इसका मतलब 10 क्वेश्चन, 10 नंबर। तो ये आपका टोटल जो है, ये दोनों यूनिट मिलाकर मैथ्स का ये जो है, ये आपका हो गया मैथ्स के अंतर्गत ही जो आपका 20 नंबर का है, और पहले 5 नंबर का, तो ये आपका 25 नंबर का हो गया। इसके बाद करंट अफेयर्स में सीधा इन्होंने सिर्फ इतना दिया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक, इसका मतलब नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अब उसमें जो भी होगा, इकोनॉमिक अफेयर्स, साइंस अफेयर्स, गेम अफेयर्स, प्राइज है, जो भी है सब उसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। और इसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कब तक करंट अफेयर्स आएगा, तो कोई भी एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है उस डेट, उसके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले से लेकर और 1 साल के रेंज में, 6 महीने के रेंज में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको कवर करना होगा। ठीक है, अब बात आती है जनरल अवेयरनेस, जो मैंने कहा जीए या जीके की बात करें तो ये 10 नंबर का एरिया है जो जीएस का। इसमें उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है कि जो मिसलेनियस है, विविध वाला एरिया है,
इन्होंने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम क्या क्या पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। भारत और पड़ोसी देश, देश, राजधानी व मुद्रा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं। अब यहां भी एक चीज ध्यान देना है आपको, यहां पर भी इन्होंने पॉलिटी का एक दो टॉपिक डाल दिया, जैसे इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा, तो ये एक दो टॉपिक डाल दिए। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब उनसे रिलेटेड जैसे अब लोकसभा की सदस्य संख्या पूछ ली गई, राज्यसभा की, किसी राज्य की विधानसभा की, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित, भारत और विश्व के खेल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब हम लोग रेगुलर क्लास में एक्टिविटी में करते रहते हैं। फेमस बुक्स एंड राइटर्स, अवार्ड्स एंड विनर्स, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो ये मिसलेनियस के अंतर्गत कुछ भी रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो बच्चों, ये जो 10 नंबर का एरिया है और 10 नंबर का जो आपका करंट अफेयर्स है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको रेगुलर वर्कआउट करना है। 10 ये जनरल अवेयरनेस प्लस सीए यानी करंट अफेयर्स 10 नंबर, तो ये दोनों मिलाकर जो ये 20 नंबर का जीएस का एरिया है, ये रेगुलर आपको वर्कआउट करते रहना है। जब भी मैं आपको कोई मिसलेनियस सेंड करता हूँ या हम लोग क्लास में क्वेश्चन एक्सरसाइज के द्वारा करते हैं, तो ये सब चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं। ये आप इकट्ठा करके नहीं रट सकते। अब जैसे कोई सोचे कि भारत और पड़ोसी देश एक दिन में रट डाले, सारे देश की राजधानी मुद्रा एक दिन में रट डाले, 2 दिन में रट डाले, रट तो लोगे लेकिन फिर भूल जाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप जो है बीच बीच में करते हुए रिवाइज करते रहना है, ये आपको तैयार करते रहना है। तो ये बच्चों जो सिलेबस मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसका मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ पर आपको जो है फिर मैं ये कह रहा हूँ, जो आप किसी तरह के भ्रम में ना आए। और फिर मैं शुरुआत के जो पहले पेज पर फिर आ रहा हूँ, ठीक है। और एक दो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चों आप पहली बात तो पीईटी को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में नहीं आए। अभी हमने एक पीईटी का टेस्ट कराया था जो एक्सटर्नल पेपर था, पीईटी के मॉडल पर आधारित था। और उस टेस्ट में अगर जिन्होंने भी ईमानदारी से किया, चाहे वो सिविल के अच्छे स्कोरर रहे हो और चाहे वो एसएससी के अच्छे स्कोरर रहे, उन्होंने ही उसमें अच्छा किया। तो आप ये मान के चलो कि जैसे अभी आप देखिए कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, या फिर जितने भी पुलिस भर्ती का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी अच्छी तैयारी में है वो उसका फ़ायदा उठाता है, वो रेगुलर, और वो उसको क्वालिफाई करता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि पीईटी को क्वालिफाई करने के मुख्य रूप से जो है वो 3 आधार हैं, ठीक है। 3 आधार मुख्य रूप से हैं, और वो 3 आधार आपके कौन से हैं? जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक। और ये तीनों आधार मिलकर जो है आप देख रहे हो 80 नंबर का एरिया कवर कर रहे हैं। और आपका पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का, ठीक। अब इसमें आप इस 80 नंबर में आप ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आपने अगर थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ी सी हिंदी को मेंटेन कर लिया, तो यहाँ आप ये मान के चलो कि 10 से 15 नंबर आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। 10 से 15 नंबर आप ऐड कर लोगे। लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि भाई हम इन एडिशनल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट करना है, कुछ नहीं अलग से आपको करना है। लेकिन अब यहां पर एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि हमको ये विषय जो भी हैं, ये विषय मेंस में भी मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार रहना है, ठीक। दूसरी, अब यहां पर अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई हिंदी 15 नंबर का है, इंग्लिश 5 नंबर का है,
तो हमको हिंदी ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए हिंदी जो है, जो रेगुलर हिंदी है, वो 5 नंबर का ही है, और इंग्लिश भी 5 नंबर, यानी दोनों का वेटेज बराबर है। क्योंकि हिंदी पैसेज के जो 10 क्वेश्चन है ना, वो प्रैक्टिस पर हैं, और वो सभी के लिए वैसे के वैसे ही, उसमें कुछ किसी के लिए अलग कुछ विशेष नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये लैंग्वेज जो है, दोनों को एक तरह से बराबर वेटेज दिया गया है। लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हो, इंग्लिश एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, और इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में आपको वो क्वालिफाई कराता है। अभी आईबी का एग्जाम हुआ था, इंग्लिश अच्छी नहीं, बाहर लो, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप ले लो, एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, और इंग्लिश जो है वो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है बच्चों कि वो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के आधार पर तैयार होती है, हिंदी शॉर्ट टर्म, सबसे कम समय में। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें अपने रेगुलर जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल का कैंडिडेट रेगुलर जीएस, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ता है। अगर वो सीसेट तैयार कर रहा है तो वो मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहा है, और जीएस तो उसका मेन सब्जेक्ट है। एसएससी का कैंडिडेट रेगुलर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तैयार करता रहता है। और किसी भी एक एग्जाम में जब आप जान रहे हो कि जिस एग्जाम में जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि सिविल के कैंडिडेट का जो सिविल क्वालिफाई होने का मेन एग्ज़ाम है, वो माध्यम है, वो क्या है, जीएस है, ठीक। लेकिन एसएससी के कैंडिडेट के लिए मैथ्स और रीजनिंग है। तो यहाँ पर मैं एसएससी वालों को एक तरह से अलर्ट करूँगा कि एसएससी के कैंडिडेट ये ध्यान रखें कि वो पीटी की तैयारी के चक्कर में अपने मैथ्स, अपनी रीजनिंग, अपनी इंग्लिश, ये एसएससी वालों को कह रहा हूं मैं, इससे ध्यान ना हटने दें, क्योंकि ये आपकी तैयारी का सबसे सॉलिड एरिया है, ठीक है। आप जीएस को तैयार करें। जीएस में पहले जीएस अगर आप 2 घंटा पढ़ते थे तो अब 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे अगर आपका ये प्रभावित हो गया तो एसएससी वालों का आधार गायब हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने लायक नहीं रहोगे, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए अगर किसी एग्जाम को आपको अपने को कंपटीशन में बनाए रखना है, तो आपको अपनी तैयारी उसी प्रकार से करते रहना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जैसे आप करते थे वैसे ही करना है। बस जीएस का थोड़ा वेटेज बढ़ गया है, तो जीएस में आपको थोड़ा सा स्टडी जो है ज़्यादा करनी है, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोगों को कभी कभी जीएस बहुत अच्छा लगने लगता है। अब उस अच्छा लगने के चक्कर में, ठीक है, पॉलिटी अच्छी लग रही है, इतिहास अच्छा लग रहा है, भूगोल अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने के चक्कर में वो भटक जाते हैं और वो अपनी मैथ से दूर होने लगते हैं, अपनी रीजनिंग से, अपनी इंग्लिश से दूर होने लगते हैं। और कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि अब क्यों ना सिविल की तैयारी की जाए, सिविल की तरफ चला जाए। तो ये बेटा, ये एक प्रकार से आपके द्वारा इस तरह का भटकाव होता है ना कि बाद में आप पछताते रह जाओगे, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। जो हमारा सिविल का स्टूडेंट है, वो सिविल का स्टूडेंट जो है उसका मेन फोकस सबसे बड़ा क्या है, जीएस है। लेकिन उसके लिए एडिशनल सब्जेक्ट आगे मैथ्स के और रीजनिंग हो जाते हैं। और सिविल वाले कैंडिडेट को मैं बोलता हूं कि बेटा जीएस के साथ मैथ रीजनिंग अगर तैयार करते रहोगे तो तुम और एग्जाम्स में भी फाइट कर जाओगे, ठीक है। सिविल वाला कैंडिडेट पहले से सोच के चला है कि हमें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ये लंबी रेस है और इसमें हमें बड़े पद के लिए संघर्ष करना है। वो पहले से मेंटली प्रिपेयर है, वो वहाँ पर स्टैंड कर रहा है और वो उस लड़ाई में आगे जाकर वो जीत सकता है। लेकिन एक समय के आधार पर, कुछ समय का एक जो है इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और उसके आधार पर तय कर लिया चलो अब ये करते हैं, ये नहीं ये करते हैं, तो इसको कहा जाता है भटकाव।
ठीक है। और ऐसे भटकाव वाला कैंडिडेट जो है वो पता लगा ना इधर में रहेगा ना इधर में रहेगा। तो इसलिए बेटा ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरह से आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, और ऑनलाइन की दुनिया में तो सिर्फ भटकाव ही भटकाव ज़्यादा है। हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस भटकाव की दुनिया से बाहर आ जाओ, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अपनी गुफाओं में, अपनी कंदराओं में, ठीक है, ऐसा डूब रहे हैं जिनको अभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए। वो कंपटीशन की फाइट से बाहर हो जाएंगे। और देखना बच्चों, पीटी के एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे जो हमारे किसी भी, चाहे वो सिविल के टेस्ट के अच्छे स्कोरर हों और चाहे वो एसएससी के अच्छे स्कोरर हों। अभी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईबी का एग्ज़ाम। आईबी का एग्ज़ाम हुआ, जीएस का वेटेज था, सब कुछ था, लेकिन क्वालिफाई कौन हुआ? सीधी सी बात है, वही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए जो दोनों में रहते। अब यहाँ सिविल में कोई अच्छा कब करता है? जब वो जीएस में अच्छा करता है। एसएससी में अच्छा कब करता है? जब वो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा करता है। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ये अच्छा करने वाले वो कैंडिडेट्स हैं, चाहे इसमें कर रहे हो या इसमें कर रहे हो, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में या सेंट्रल के एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं। तो बच्चों ये सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा और सेंड करूंगा मैं इसका पीडीएफ। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है फिर से, जिन्होंने भी फॉर्म नहीं फिल किया हो, ठीक है, वो पहली बात तो ये है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वो 21 जून के पहले प्रॉपर नोटिफिकेशन देखकर आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि ये मत सोचना कि डेट बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। एग्ज़ाम्स की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आप जानते हैं 23 जून से टाइपिंग टेस्ट है, ठीक। सभी कैंडिडेट्स एक बात का और ध्यान रखें, वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे वैक्सीन सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाए। जैसे आपको आधार लेके आना होता है, वैसे वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करा लो। और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं वो ये याद रखें कि जुलाई में या जब भी इंस्टीट्यूट ओपन होगा, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तो बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हम आपको क्लास में एंटर नहीं करने देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर आप 18+ हैं, 18+ जोन में आप हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवानी है, चाहे हंस के लगवाओ चाहे रो के लगवाओ, ठीक है, लगवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचाव का अभी फिलहाल यही एक रास्ता दिख रहा है, तो ये आप जरूर कर लें, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको जो रेगुलर आपको किसी भी माध्यम से जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं ना, ठीक है, आप चाहे क्लास के रूप में लेते हो, ठीक है, चाहे आप नोट्स के रूप में लेते हो, चाहे किसी क्वेश्चन पेपर के रूप में लेते हो, ठीक, कोई भी चीज़ आपको जो सेंड की जा रही ना, ये मत सोचना कि कहीं से भी आपको जो है कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बीच में जा रही है। वो सब कुछ जो आपको सेंड किया जा रहा है, ये सब आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीईटी का एग्ज़ाम हो, और चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो। इन सब में आप तभी क्वालिफाई हो पाओगे जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से आप करोगे, ठीक है। तो आप बच्चों मेरी बातों को समझने की कोशिश करना और किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करे, व्हाट्सएप पे मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है। जो भी कोई भी समस्या होती, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो आप अपने को एक्टिव बनाए रखिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।